मैंने यही किया। मैंने इस बार ये नहीं सोचा है कि मैं सेलेक्ट नहीं होऊँगा, क्योंकि मैंने प्लान बी कभी अपनी लाइफ में बनाया ही नहीं। पापा का कोई चांस नहीं था कि अच्छे से सक्सेसफुल हो भी पाएगा ऑपरेशन के नहीं, क्योंकि कैंसर काफ़ी स्प्रेड हो चुका था। मुझे याद आ जाता है वो इंसिडेंस कि पापा वहाँ चिल्ला रहे होते क्योंकि काफ़ी पेन होता था उनको रात में, और मैं बगल वाले कमरे में ही बैठ के पढ़ रहा होता था। मुझे रोना आता था, मेरे इतने आंसू बहते थे, उस कॉपी गीली हो जाती थी कभी-कभी। और फिर मैं दुकान में बैठता था और दुकान में बैठ के ही मैंने प्रिपरेशन की स्टार्ट करी। और फिर मैं 17 जुलाई को जब नीट का एग्ज़ाम देने गया तो हाय एवरीवन, मेरा नाम हिमांशु सोनी है और मैं सतना मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैं अभी सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज इंदौर में, और मैं वहीं से अपनी एमबीबीएस परस्यू कर रहा हूँ और अपनी ड्रीम एमबीबीएस लाइफ जी रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे जिनका बैकग्राउंड ख़राब होता है, जो एक छोटे जगह से होते हैं, जिनके घर फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं कि वो बड़ी कोचिंग्स में जा सकें, वहाँ पैसे दे सकें और नीट की कोचिंग कर सकें। वही कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आज अपने थ्रू, क्योंकि मैं भी कुछ ऐसा ही बैकग्राउंड के साथ आता हूँ और मेरी भी कहानी भी कुछ ऐसी रही है। और मेरी नीट की कहानी बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं उसमें, और काफ़ी डिफ़िकल्ट रही है मेरे लिए, और मैं वो आप सबको सुनाना चाहता हूँ आज, क्योंकि मैं चाहता हूँ सबसे आप भी मोटिवेटेड हो, और अगर किसी भी कोने में बैठा हुआ एक गाँव का भी बच्चा हो, वो भी नीट की तैयारी कर ले और एक डॉक्टर बन जाए। क्योंकि अब एक ये मिथ बना के रखा है सबने कि जो डॉक्टर्स बनते हैं, जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस करते हैं, वो किसी न किसी प्रिविलेज्ड फैमिली से होते हैं, या वो किसी बड़े ख़ानदान से होते हैं, जिनके बहुत सारा पैसा लगा सकते हैं उनके माँ-पापा, और वो अच्छी कोचिंग्स में जाके तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने खुद जो प्रिपरेशन करी है, वो टोटली ऑनलाइन प्रिपरेशन करी है और काफ़ी कम पैसे में करी है। मेरी जो नीट की प्रिपरेशन है उसमें मैं फ़िज़िक्स वाला को बहुत थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे एक यकीन बैच लॉन्च किया था, और वो सिर्फ ₹3500 का बैच था, 3900 का था एक्चुअली में। और वो उस बैच से ही मैंने पढ़ाई करके नीट क्वालिफ़ाई किया, और अभी मैं अपने स्टेट के बेस्ट मेडिकल कॉलेज में हूँ। मेरी जो कहानी है उसमें मेरे पापा का बहुत बड़ा रोल है, और मुझे ये लगता है कि कहीं न कहीं अगर मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ अपनी इस नीट की जर्नी में, तो उनमें उनका बहुत योगदान है। क्योंकि बचपन से जब मैं अपने परिवार को देखता था, तो मेरी परिवार बहुत एक मिडिल क्लास फैमिली थी, लोअर मिडिल क्लास आप कह सकते हो, क्योंकि मेरा एक बड़ा भैया है और 2 बहनें हैं, मम्मी है, पापा थे, और इसमें हम लोग 6 मेंबर्स का हमारा फैमिली था। और उसमें ये था कि पापा बहुत कम अर्न करते थे, क्यों, और इतने सारे सिबलिंग्स होने के बावजूद हम लोग का क्या होता था, खर्चा बहुत ज़्यादा होता था पढ़ाई में। लेकिन मेरे पापा ने कभी हार नहीं मानी, और वो हमेशा ये सोचते थे कि सबको इक्वली पढ़ाना है। उनका बहुत ये मानना था कि जब अगर सरस्वती आपके साथ है, तो लक्ष्मी ऑटोमेटिकली आपके साथ आएगी। और उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, क्योंकि वो हमेशा जब वो नौकरी में जॉइन हुए थे, तो बहुत कम सैलरी थी उनकी। उन्होंने उस सैलरी में ही पूरा घर चलाया और सबको पढ़ाया। उन सबको देखते हुए मेरे अंदर ये मोटिवेशन आया कि मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, जिससे मैं उनके सपने पूरे कर सकूँ और अपनी परिवार की ये जो स्थिति है, उसको अच्छा कर सकूँ। और उसी मोटिवेशन के साथ मैंने ये सोचा कि मैं कुछ ऐसा करियर चुनूँगा, जहाँ मैं बहुत अच्छा कर पाऊँ, बहुत अच्छा अर्न भी कर पाऊँ और लोगों की भी सेवा कर पाऊँ। तो जब मैं जाता था, पापा क्योंकि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जॉब करते थे, काफ़ी लो पोस्ट में थे वो, और मैं हॉस्पिटल में जाके देखता था उनके साथ जब मैं जाता था कि जो सबसे ऊँची पोस्ट है ना उस हॉस्पिटल में, वो है डॉक्टर्स की। और उन डॉक्टर्स को देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आता था अंदर कि मुझे भी ऐसा अपनी कुछ लाइफ में करना है, जिससे मैं भी लोगों को ऑर्डर दे सकूँ, वो जो मेरे पापा को ऑर्डर देते हैं, और उन जैसा बन सकूँ कि जहाँ मेरे पापा वर्क करते हैं, उस चीज़ को मैं कंट्रोल कर सकूँ। और इसलिए मेरे अंदर डॉक्टर बनने का मोटिवेशन आया, और मैं हमेशा ये सोचता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी लाइफ में ये डॉक्टर बनने का सपना ज़रूर पूरा करूँगा। और इसी के लिए मैं पढ़ाई की तरफ काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगा, और मेरी जो बड़ी बहन है, उन्होंने काफ़ी डायरेक्शन दी मुझे कि मैं पढ़ाई अच्छे से करूँ, जिससे मैं भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकूँ। 8th या 7th तक तो मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं करता था। लेकिन फिर जब उन्होंने मेरी डायरेक्शन चेंज की कि आप अच्छे से पढ़ो तभी आप अच्छा कुछ बन सकते हो, फिर मैंने 8th में काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगा मैं पढ़ाई में, 8th या 9th में। और फिर मैं इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आया बायो में, क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना भी था और मुझे बायो पसंद भी थी। इसलिए मैं सोचता था कि अब मैं बायो में ही अपना करियर बनाऊँगा और डॉक्टर बनूँगा। फिर 9th-10th में मेरी बहुत अच्छे मार्क्स आए, और मैं खुश भी था इस चीज़ से, मेरे परिवार वाले भी खुश थे। और उस समय मैंने सोचा कि अब मैं अपनी नीट की तैयारी स्टार्ट करूँगा। और वो जो नीट की तैयारी थी,
सब लोग कहते थे कि 11 से स्टार्ट कर दो, और मैंने बहुत लोगों से ऐसा पूछा जो नीट की तैयारी ऑलरेडी कर चुके थे, या तो जो वो सक्सेसफुल हुए या तो कुछ नहीं भी हुए, उनसे भी पूछा तो सब ये बोलते थे कि 11 से जाओ, 11 से पढ़ाई करना स्टार्ट करो, 11 से तैयारी करने के लिए बाहर जाओ, कोटा जाओ, वहाँ से तैयारी करोगे तुम्हारा सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जो पैसा, क्योंकि बाहर जाते हैं कोचिंग करेंगे तो वहाँ पैसा खर्च होगा, बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं, तो वो मेरे फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती थी। और मैं अपने परिवार की खुद कंडीशन देख पा रहा था कि उस समय मैं बाहर जाके 1.5-2 लाख रुपए साल का नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि उतनी तो मेरी साल भर की पापा की कमाई ही नहीं थी। और उन्हीं को देखते हुए मैंने ये डिसाइड किया कि अभी मैं 11th में सिर्फ स्कूल लेवल पे तैयारी करूँगा। जब हमारे घर की कंडीशन थोड़ी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मेरे जो पापा हैं, वो चाहते थे कि अब वो जॉब छोड़ के एक शॉप खोल लें, और उन्होंने एक छोटी-सी शॉप खोली थी और फिर वो उनमें बैठना स्टार्ट कर दिए। तो मैंने सोचा था कि अब हमारी कंडीशन थोड़ी सुधर जाएगी और हम अर्न करने लगेंगे मेरे पापा, तो मैं अगले साल जाके नीट की तैयारी करूँगा 12th से। और मैंने ये सोचा था कि 1 महीने में बहुत अच्छे 1 साल में बहुत अच्छे से मेहनत करूँगा और उसी में अपना नीट क्वालीफाई करूँगा। और 11th मैंने स्कूल लेवल पे पढ़ी। फिर जब 12th आया, 11th का एग्ज़ाम हो गया, 12th स्टार्ट होने वाली थी, तब मैंने एक ऑफ़लाइन कोचिंग का स्कॉलरशिप टेस्ट दिया, और उस स्कॉलरशिप टेस्ट में मेरे को 90% स्कॉलरशिप अलॉट हुई। फिर भी उनकी फ़ीस 90% स्कॉलरशिप होने के बाद भी बहुत ज़्यादा थी, तो मैं बाहर ऑफ़लाइन नहीं अफ़ोर्ड कर पाया। फिर मैंने सोचा कि उनका ऑनलाइन कोर्स ले लेता हूँ। ऑनलाइन से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, लेकिन फिर भी उनकी ऑनलाइन की फ़ीस भी 28 से 29 हज़ार रुपये थी, जो कि ज़्यादा थी। तो मैंने उनसे बात करी कि आप इसको किस्तों में रख लो, और हमने फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट पे करी थी 6 या 7 हज़ार रुपये की पे करी थी, उसमें मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। शुरू में जब 3 महीने मैंने पढ़ाई करी तो बहुत अच्छा पढ़ाई जा रहा था मेरा, मैंने बहुत अच्छे से स्कोर किया टेस्ट में, मैं बहुत अच्छे से पढ़ता भी था, 10-12 घंटे दिन में पढ़ लेता था मैं, सारे लेक्चर्स कंप्लीट करता था, अपने सारे नोट्स बनाता था और सब कुछ रिवाइज़ भी करता था। तो तैयारी बहुत अच्छी चल रही थी, मुझे खुद में कॉन्फिडेंस था कि मैं अगर टेस्ट में अच्छे नंबर ला रहा हूँ तो साल भर अच्छे से अगर पढ़ूँगा तो मैं नीट में भी अच्छे नंबर ला लूँगा। लेकिन आपने बहुत सारे लोगों की लाइफ में देखा होगा कि जब भी कुछ बड़ा होने वाला होता है ना, तो उसके पहले बहुत सारी ऐसे आपके सामने इंसिडेंट्स होंगे, जो आपको लगेगा कि आप पीछे छूट रहे हो, आप नहीं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो। और वही मेरे साथ भी हुआ, मेरे साथ कुछ बड़ा होने वाला था, क्योंकि मेरी लाइफ का बहुत बड़ा मोमेंट है कि मैं नीट में सेलेक्ट हुआ। मेरे घर में किसी ने सोचा ही नहीं था, मेरे परिवार में कोई ऐसा नहीं है जो अभी एमबीबीएस कर रहा हो, मेरे पूरे गाँव में ऐसा कोई नहीं है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। और वो होने के लिए मैंने पढ़ाई भी करी 3 महीने, लेकिन फिर एक बहुत घटना हुई मेरे घर में कि मेरे पापा को कैंसर डिटेक्ट हुआ, और वो कैंसर था लिवर कैंसर, जो कि काफ़ी डेंजरस था, और मतलब सेकंड स्टेज तक वो कैंसर ऑलरेडी फैल चुका था। तो हमारे घर में ये चीज़ डिसाइड करी गई कि अब पापा का इलाज करवाने में ज़्यादा हम लोग फ़ोकस करेंगे, बाकी चीज़ें रोकेंगे। तो मेरी जो बची हुई इंस्टॉलमेंट थी फ़ीस कोचिंग की, जो मैंने बताया आपको कि मैंने शुरू में 6-7 हज़ार रुपये जमा किए थे, वो भी जमा नहीं हो पाई। और फिर मैंने सोचा कि अब मैं जब तक भी लेक्चर देख रहा हूँ, थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, अब मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं चल पाएगी। और पापा को हम लोग इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ लेके गए, क्योंकि वहाँ पे सस्ते में इलाज होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और अच्छा हॉस्पिटल है। तो वहाँ भी डॉक्टर्स की एक इम्पोर्टेंस पता चली, क्योंकि मेरे भैया के एक दोस्त हैं, वो भी डॉक्टर थे, और उन्हीं के थ्रू वहाँ एडमिशन हो पाया पापा का। तो जब इलाज चालू हुआ तो कोरोना का टाइम चल रहा था, और वैसे तो 1 महीने में ऑपरेशन हो जाना चाहिए, क्योंकि स्टेज 2 में उनका कैंसर था। लेकिन इसमें बहुत टाइम लग गया। कोरोना पीरियड था, कभी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते थे, कभी ज़्यादा भीड़ हो जाती थी, और कभी-कभी ऐसा होता था कि हॉस्पिटल भी बंद करना पड़ता था अगर कोरोना के केस ज़्यादा हो गए तो। तो इस चक्कर में पापा लोग 3 से 4 महीना उनका ऑपरेशन नहीं हो पाया, वो चंडीगढ़ में ही रह गए, एक कमरा लेके वो वहाँ पे रहने लगे, 4 लोग मेरे फैमिली से वहाँ चले गए थे। मैं और मेरी बड़ी बहन घर में बचे थे, और मेरी छोटी बहन भी वहीं थी, घर में ही थी, और वो जो दुकान थी मेरी, उसी से मेरा घर का खर्चा चलता था। अब वो दुकान हम बंद नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे घर का खर्चा जो है वो दुकान से आता था। तो मैंने सोचा कि अब मैं ही इस दुकान को हैंडल करूँगा, और क्योंकि उसके थ्रू हम घर को चला सकते हैं। अगर वो बंद हो गई तो वहाँ इलाज भी नहीं हो पाएगा, वहाँ भी पैसे लग रहे हैं और पैसे आ नहीं रहे हैं। तो मैंने जैसे ही पापा गए थे उसके 1 हफ्ते बाद से दुकान में बैठना स्टार्ट कर दिया, और उस समय मैं वो मेरे लाइफ़ का सबसे ख़राब फ़ेज़ था, क्योंकि पढ़ाई से मैं बिल्कुल अलग हो गया था। मैं एक अच्छा स्टूडेंट था, मैं अच्छे से पढ़ाई भी करता था, लेकिन ऐसी सिचुएशन आ गई घर में कि अब मुझे दुकान में बैठना पड़ रहा है। जो लोग मुझे देखते थे वो कहते थे कि अब तो ये दुकानदार ही बनेगा, दुकान में ही बैठेगा, क्योंकि पापा का कोई चांस नहीं था कि अच्छे से सक्सेसफुल हो भी पाएगा ऑपरेशन कि नहीं, क्योंकि कैंसर काफ़ी स्प्रेड हो चुका था। और उस टाइम प पीरियड पे ये मैंने करा कि दुकान में बैठ रहा,
पढ़ने की भी कोशिश करी, वहीं मैं दुकान में पढ़ता था। पर क्योंकि मेंटली मैं इतना डिस्टर्ब हो चुका था इस सिचुएशन से, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से पढ़ रहा था, अचानक से ये चीज़ घटना हो गई, तो मुझे लगा कि लगता है मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊँगा, मेरा सपना पूरा नहीं हो पाएगा। और मैं ये सवाल पूछते-पूछते कई बार दीदी के सामने भी रोया हूँ, अपनी दुकान में भी रोने लगता था ये सोच के कि दीदी मैं जो चाहता था वो मैंने नहीं कर पाऊँगा और मैं अब लगता है इस दुकान में ही मुझे अपनी लाइफ़ बितानी पड़ेगी। ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आने लगे, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ने की कोशिश की, पर दुकान में बहुत हल्ला होता था और ऐसी सिचुएशन घर में हो तब नहीं पढ़ पाया मैं। और मेरी 6 महीने तक मैं पढ़ाई से बिल्कुल अलग हो गया, जब तक पापा का ऑपरेशन नहीं हुआ, जब तक वो रिकवर नहीं हो गए थोड़े बहुत, तो मैं पूरा इस पढ़ाई से अलग हो गया और उस दुकान में ज़्यादा फ़ोकस किया मैंने। फिर 4 महीने बाद पापा का ऑपरेशन हुआ एंड हम बहुत खुश थे कि वो सक्सेसफुल रहा। उनका 60% लीवर रिमूव कर दिया गया था और जहाँ पे कैंसर स्प्रेड हो गया था और वो वापस आ गए थे। लेकिन पापा की हालत इतनी ख़राब थी कि 1-2 महीने उनको रिकवर होने में लग गया। वो चलने लायक हो पाए 1-2 महीने में और तब तक मैं दुकान चलाता रहा। 6 महीने तक मैं दुकान चलाया और पढ़ाई तो नहीं हो पाती थी उस समय। दुकान में कोशिश करता था पर नहीं हो पाती थी। उस समय भी मैं अलग पांडे सर का लेक्चर देख के ही जो पढ़ पाता था, वही मैं पढ़ता था। फिर पापा थोड़े से रिकवर हुए, वो दुकान में बैठना स्टार्ट कर दिए और मेरे पास 1-2 महीने थे जब मेरा 12th का एग्ज़ाम होने वाला था, 12th बोर्ड का। और जो 12th बोर्ड का एग्ज़ाम था, उसमें मैंने ये सोचा था कि अब सिर्फ़ मैं 12th बोर्ड के हिसाब से पढ़ूँगा, नीट का एग्ज़ाम इस साल नहीं दूँगा क्योंकि बिल्कुल तैयारी नहीं थी। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर कि मैं नीट का एग्ज़ाम देने जाऊँ। मुझे ये लग रहा था कि अगर मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया और वहाँ मैं अच्छे नंबर नहीं ला पाया, तो मैं कहीं लूज़ फ़ील ना करने लगूँ कि मैं नीट के लायक नहीं हूँ। इसलिए मैंने नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया और उस साल फिर मैंने बोर्ड्स की बस तैयारी करी और फ़ॉर्च्यूनेटली कहूँगा क्योंकि मेरी प्रिपरेशन नहीं थी बोर्ड्स के लिए भी, बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं हुआ और बोर्ड में जो प्री बोर्ड हुआ था और 11th के मार्क्स थे, उससे मार्क्स कैलकुलेट हो गए क्योंकि वो कोविड का ईयर था। फिर जब ये कहानी ख़त्म होती है 12th क्लास की, तो फिर आते हैं मेरी लाइफ़ में अलख पांडे सर जिन्होंने बैच लॉन्च किया और यकीन बैच जो था वो सिर्फ़ 3900 का था और उस बैच ने मुझे डायरेक्शन दी कि मैं नीट निकाल पाऊँ। और ये बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए कि इस ड्यूरेशन में जो 1 साल है मेरे पास, उसमें मैं सिलेक्शन ले लूँ और इस बैच से अपना 100% दे पाऊँ। और मैंने बहुत ही क्योंकि मैं इतना झेल चुका था, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं नीट की प्रिपरेशन वापस कर भी पाऊँगा और मैं कर पाया, मुझे लगा कि भगवान ने मुझे एक दूसरा मौका दिया है, तो मैंने उसको बहुत अच्छे से यूज़ किया। डेली मैं अपने बैकलॉग्स मतलब कभी नहीं होने दिया मैंने, लेक्चर्स कंप्लीट किए, सारे नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स जो मैं हमेशा बनाता था और ये बहुत अच्छी बात होती है कि जब आप नीट की प्रिपरेशन करते हो, तो हमेशा अपने साथ शॉर्ट नोट्स रखो क्योंकि शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं कि कम टाइम पे आप ज़्यादा सिलेबस खत्म कर सकते हो और उतना सिलेबस जो इतना सारा नीट का सिलेबस है ना, अगर आपने कुछ पन्नों में रख रखा है, तो अगर कभी पढ़ाई का मौका नहीं भी मिला, मन नहीं कर रहा है या तो हो सकता है कि आपके घर की सिचुएशन ऐसी हो गई कि आप नहीं टाइम मिल पा रहा है, तो उनको पढ़ के भी आप रिवीजन कर सकते हो। तो मैं भी उसी स्ट्रैटेजी को लेके शॉर्ट नोट्स हमेशा बनाता रहा, बैकलॉग्स कभी नहीं आने दिए, सारे लेक्चर्स कंप्लीट रखे। 5-6 महीने मैंने इतनी अच्छी पढ़ाई करी, मेरे टेस्ट में बहुत काफ़ी अच्छे नंबर आते थे, 680, 690 तक भी मेरे टेस्ट में नंबर आते थे, बहुत अच्छे नंबर आए और मैं खुश था कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है और मैं एक्चुअल में अपने ड्रीम को पूरा कर पा रहा हूँ। पर फिर ऐसा हुआ कि पापा का जो ऑपरेशन था वो 6 महीने तक तो सक्सेसफुल निकला, लेकिन वो चल पा रहे थे, सब कुछ कर पा रहे थे, लेकिन अचानक उनके बैक में दर्द होने लगा और फिर हमने जब चेकअप कराया, तो पता चला कि उनका जो कैंसर है वो थोड़ा बहुत इधर-उधर दूसरे ऑर्गन्स में भी स्प्रेड हो चुका है और अब उनका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता था। तो उनको काफ़ी पेन होने लगा, वो बिल्कुल बेड रेस्ट हो गए और वो बेड में ही लेटे रहते थे, कुछ काम नहीं कर पाते थे। और फिर से मेरी लाइफ़ में वही फ़ेज़ आ गया कि अब मुझे दुकान और अपनी नीट की प्रिपरेशन दोनों साथ में चलानी है और मैंने यही किया। मैंने इस बार ये नहीं सोचा है कि मैं सेलेक्ट नहीं होऊँगा क्योंकि मैंने प्लान बी कभी अपनी लाइफ़ में बनाया ही नहीं। मैंने सिर्फ़ उस समय एक ही प्लान बनाया था कि मुझे बनना तो सिर्फ़ डॉक्टर ही है और उसके लिए चाहे जो करना पड़े, दुनिया पलट जाए, मैं वही करूँगा। और फिर मैं दुकान में बैठता था और दुकान में बैठ-बैठ के ही मैंने प्रिपरेशन की स्टार्ट करी क्योंकि लेक्चर्स ऑनलाइन होते थे, तो मैं लेक्चर्स वहीं रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखता था, वहीं अपने नोट्स बनाता था और कोशिश करता था कि जितने भी नोट्स हैं, वो लेक्चर के साथ-साथ मेरे दुकान में ही कंप्लीट हो पाएँ। लेकिन कभी-कभी नहीं हो पाते थे, अगर ग्राहक आ गए तो फिर वहाँ टाइम चला जाता था, फिर मैं घर में जाके उसको कंप्लीट करता था। और जो मेरी मेन स्टडी है, वो रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक होती थी और मैं रात को ही पढ़ने वाला हूँ। बहुत लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन होता भी है कि सुबह पढ़ें भैया कि रात में पढ़ें? तो देखो, एक चीज़ ऐसी है कि आप सुबह पढ़ो चाहे रात में पढ़ो, आप कितना टाइम दे रहे हो अपनी नीट की प्रिपरेशन में वो मैटर करता है, आप कब पढ़ रहे हो ये मैटर नहीं करता है, ठीक है? क्योंकि आपका सिलेबस कवर होना चाहिए, टेस्ट देने चाहिए आपको सारे और यही इम्पोर्टेंट होता है। आप कब पढ़ रहे हो ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है। और मैंने भी रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक पढ़ा और 5 बजे सो के फिर मैं 10 बजे उठ जाता था सुबह-सुबह और फिर मैं दुकान चला जाता था अपनी और वहाँ पे लेक्चर देखता था। और रात में पढ़ने का एक और रीज़न था कि पापा क्योंकि बिस्तर में रहते थे, तो बहुत सारी उनको ज़रूरत होती थी, बाथरूम जाना है, कहीं भी जाना है, तो उनको उठा के ले जाना पड़ता था।
और घर में सब लोग सो जाते थे, इसलिए मैं जस्ट कमरे के बगल में, उनके कमरे के बगल में ही पढ़ता था। और वो कभी-कभी मुझे याद आ जाता है वो इंसिडेंट्स कि पापा वहाँ चिल्ला रहे होते, क्योंकि काफ़ी पेन होता था उनको रात में, और वो वहाँ करा रहे होते थे और मैं बगल वाले कमरे में ही बैठ के पढ़ रहा होता था। मुझे रोना आता था, मेरे इतने आँसू बहते थे, उस कॉपी गीली हो जाती थी कभी-कभी। मैं सोच-सोच के इस बात पे कि अभी मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं चाहता हूँ कि मैं आराम से तैयारी कर पाऊँ, पढ़ाई कर पाऊँ, पर ये सिचुएशन मेरे घर में अभी क्यों आई? काश मुझे थोड़ा टाइम मिल पाता और मैं अपनी नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पाता। लेकिन फिर मैंने ये चीज़ सोची दिमाग में कि अगर हो सकता है भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा लिखा हो, तभी मेरे साथ ये सिचुएशंस हो रही हैं, और मैं अगर इनको फेस कर गया, तो हो सकता है मैं अपनी लाइफ़ में बहुत अच्छा कर पाऊँ। और यही सोचते हुए मैंने पढ़ाई करी, प्रिपरेशन करी, लेकिन और दुकान भी चलाई। दुकान मैं साथ-साथ में उस समय चलाता था। मतलब 6 महीने तो सिर्फ़ पढ़ाई करी थी, लेकिन फिर दुकान और पढ़ाई दोनों साथ-साथ में चल रही थी। फिर एक ऐसा इंसिडेंस आया कि नीट के 2 महीने पहले, मतलब 18 मई को नीट 2022 में 17 जुलाई को होने वाला था। डेट भी आ गई थी एग्ज़ाम की, और फॉर्म भी मैंने फिल कर दिया था, और मेरे पापा की डेथ हो गई मई 18 में, और हम उनको बचा नहीं पाए। और वो इंसिडेंस मुझे इतना हिट किया कि 10-15 दिन मैं ब्लैंक था, नहीं सोच पा रहा था कि मुझे अब कहाँ जाना है, क्या करना है, क्योंकि वो मेरे लाइफ़ में बहुत इम्पोर्टेंट थे। वो बेड रेस्ट भी थे ना, तो भी मेरे टेस्ट के मार्क्स पूछते थे कि तुम्हारे टेस्ट में मार्क्स कितने आ रहे हैं, क्योंकि मेरे से बड़ा सपना उनका था कि मैं डॉक्टर बनूँ, क्योंकि अपनी लाइफ में वो डॉक्टर्स लोगों से ही घिरे थे। उन्होंने देखा था कि डॉक्टर बनना एक बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब है, और वो आप घर की सिचुएशन भी बहुत अच्छे से सुधार सकता है हिमांशु, उनका बेटा, अगर वो मुझे नीट की प्रिपरेशन कराते हैं और मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ तो। और उनकी डेथ होने के बाद वो इंसिडेंस मेरे को इतना हिट किया कि मैं पढ़ नहीं पाया, 8-10 दिन मेरी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाई, बहुत पूरा मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, बंद कर दी थी। और मेरी मम्मी की एक अभी भी बात याद है कि जो कंडीशन अब हो गई, जो चीज़ें बिगड़ गईं, अब उसको सोच के तुम अपना करियर बर्बाद मत करो। तुमने अच्छे से पढ़ाई करी है, तुम अभी भी चाहो तो तुम जो तुम्हारे पास 1 डेढ़ महीने बचे हैं, उसमें अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा नीट क्वालीफाई हो जाएगा, तुम अच्छा परफ़ॉर्म भी कर रहे हो टेस्ट में। फिर उनकी बात दिमाग में इतना हिट करी कि यार जो कंडीशन जो हो चुका है, अगर मैं उसको लेके बैठूँगा, तो मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊँगा अपनी लाइफ़ में। लेकिन अगर मैंने ये कंडीशन को झेल लिया, तो वो मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाएगा, एक्सपीरियंस बनाएगा, और मैं अपनी जब नीट मेडिकल कॉलेज में जाऊँगा, तो मैं वहाँ भी हमेशा अच्छा करूँगा। वही सोचते हुए मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन करना फिर से स्टार्ट किया। उस समय मैंने बताऊँ, मैंने 14 घंटे पढ़े हैं, 15 घंटे पढ़े हैं, डेली पढ़ा है, कभी मिस नहीं करी क्लासेस। और उस समय लेकिन मैंने ये कर दिया था कि दुकान मैंने बिल्कुल जाना बंद कर दिया, क्योंकि अगर मैं वहाँ जाता तो फिर मैं मैनेज नहीं कर पाता अपनी स्टडीज़ को। 1 डेढ़ महीने जो था, पूरा सिर्फ़ पढ़ाई को दिया। जो मेरे शॉर्ट नोट्स बचे थे उनको कंप्लीट किया, सारे टेस्ट दिए, और उन टेस्ट को मैं ऐसे देता था कि मैं पीछे था। तो मतलब 4 दिन में फुल सिलेबस टेस्ट होने लगे थे उस समय। तो मैं 2-2 दिन में टेस्ट देता था, जिससे मैं बैच के साथ आ पाऊँ, क्योंकि मैं काफ़ी पीछे हो गया था, और मैं फिर बैच के साथ आ पाया। और फाइनली मैं टेस्ट में, पहले तो जब मैं स्टार्ट किया था ना पापा की डेथ के बाद, तो 450, 500 नंबर ऐसे आते थे, जो कि नीट में सिलेक्शन नहीं होता इतने में। लेकिन फिर धीरे-धीरे मेरे मार्क्स इम्प्रूव होने लगे, 620, 630 में टच करने लगा, और एंड तक जब मेरा टेस्ट होने वाला था, तो सॉरी एंड एंड वाला जो टेस्ट हुआ था, उसमें मेरे 650 या 645 मार्क्स आए थे। तब मुझे कॉन्फिडेंस आया और खुशी भी हुई, मैंने घर वालों को बताया कि मेरे ठीक-ठाक नंबर आ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा, बस मुझे अच्छी रैंक के लिए और मेहनत करनी है। और मैंने लास्ट के 4 दिन टेस्ट नहीं दिया, क्योंकि उस समय रिवीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उस समय मैंने सिर्फ शॉर्ट नोट्स से अपने सिलेबस को 1 या 2 बार कंप्लीट करने की कोशिश करी, और वो हो भी गया, क्योंकि मेरे पास शॉर्ट नोट्स थे, तो मैं जल्दी-जल्दी रिवाइज़ कर पाता था। तो उनको जल्दी-जल्दी रिवाइज़ करके मैं 4 दिन में 1 या 2 बार अपना सिलेबस खत्म किया, और फिर मैं 17 जुलाई को जब नीट का एग्ज़ाम देने गया, तो काफ़ी कॉन्फिडेंट था मेरे अंदर कि मैं अब नीट निकाल पाऊँगा, क्योंकि टेस्ट में अच्छे मार्क्स आने लगे थे। और मैं उस दिन भी दिमाग में यही लेके चला गया था कि मुझे आज सिर्फ़ अपने दिमाग को न्यूट्रल रखना है, ज़्यादा हाइप नहीं बनानी है। अगर पेपर आसान आ गया, ठीक है, और ज़्यादा टफ़ आ गया तो भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि टफ़ आएगा तो सबके लिए आएगा। और ये चीज़ टिप मैं सबको देना चाहूँगा कि कभी भी पेपर में कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर। ये मत सोचो कि पेपर टफ़ आया है या ईज़ी आया है। ईज़ी आया है तो ये मानो कि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं ये पेपर को कंप्लीट करूँ पूरा। अगर मैंने पढ़ा है तो उसको मेरे को कंप्लीट करना है उस पेपर को। और अगर टफ़ आया है तो ये सोचो कि सबके लिए टफ़ आया है, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसमें परसेंटाइल बिगड़ेगा। अगर सबका लो आएगा तो सबकी रैंक बिगड़ जाएगी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर पेपर टफ़ आता है तो। हमारा जो पेपर था मॉडरेट था। पेपर मैंने दिया, फिज़िक्स पहले सॉल्व करता था, मुझे फिज़िक्स पसंद थी, और फिज़िक्स पहले सॉल्व करता था, देन केमिस्ट्री की, और बायो उस साल लेंदी आ गई थी।
और वो बायो मैंने मुझे से लगा कि 45-50 मिनट्स में हो जाएगी और मैंने उतना टाइम बचाया था। लेकिन जब मैंने अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया तो बायो लेंदी थी, मैं नहीं कर पाया और पेपर मेरा छूट गया था। ज़ूलॉजी का जो डी सेक्शन होता है उसमें 10 क्वेश्चन करने होते हैं, मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन किए थे, 8 क्वेश्चन जो है वो मेरे छूट गए थे। वो जो लास्ट क्वेश्चन थे, उस समय तो मुझे ये लग रहा था कि ये मेरा सिलेक्शन रोक देंगे। लेकिन जब मैंने घर में आके कैलकुलेट किया मार्क्स, तो मेरे मार्क्स 626 बन रहे थे, जो कि मेरे नीट के फाइनल मार्क्स भी हैं। और मैंने जब सर्च किया, लिस्ट देखी काउंसलिंग की, तो मुझे पता चला कि एमपी का बेस्ट कॉलेज इतने मार्क्स में मुझे अलॉट हो जाएगा। और मैं बहुत खुश था कि पेपर छूटने के बाद भी कहीं न कहीं वो पापा का आशीर्वाद ही था कि पेपर छूटने के बाद भी मेरा सिलेक्शन होने लायक नंबर आ गया। घर में बहुत लोग, सब लोग खुश थे। सब इतने मुझे भी मोटिवेशन मिलता था उन सबको देख के कि पापा मम्मी के स्माइल देख के। और एक चीज़ है, मैं बहुत हमेशा प्राउड फ़ील करता था जब भी मेरे स्कूल में अच्छे नंबर आते थे ना, मैं पापा को बताता था और उनकी स्माइल देखता था। तो वो मैं आज भी मिस करता हूँ कि अगर वो होते यहाँ तो वो देखते मुझे कि मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ अपनी लाइफ में या सेलेक्ट हो गया हूँ नीट में, एमबीबीएस कर रहा हूँ, तो वो जो प्राउड फ़ील करते वो मैं अभी भी मिस करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उनको कभी ऐसा देख पाता शायद। लेकिन घर के काफ़ी लोग, सब लोग खुश हैं, वो भी, उससे भी मुझे काफ़ी सैटिस्फाइड हूँ मैं। और नीट के बाद की लाइफ़ काफ़ी चेंज हो गई है। अब काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। रिस्पेक्ट मेरे घर की, मेरे खुद की बहुत बदल गई है समाज में, सोसाइटी में। अब मैं कहीं भी जाता हूँ तो ऐसा नहीं होता है कि एक नॉर्मल सा लड़का खड़ा है। सब पूछते हैं कि आप घर से, कॉलेज से कब आए, ठीक है, इंदौर से कब वापस आए, और इज़्ज़त भी देते हैं। तो वो रिस्पेक्ट आपको भी गेन करनी है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी सिचुएशन कैसी चल रही है। मैटर ये करता है कि सिचुएशन को आप कैसे फेस करते हो। आपको उस सिचुएशन में अच्छे से मेहनत करनी है। ये सोचो कि कोई भी सिचुएशन है, उसके बाद जो खराब सिचुएशन है ना, वो इसीलिए आई है क्योंकि उसके बाद कुछ अच्छा होने वाला है। और टाइम लग रहा है ना, तो अपना व्हाय क्लियर करके रखो कि मुझे क्यों ये चीज़ चाहिए। आप डिमोटिवेट होगे, लेकिन अगर आप ये याद रखोगे क्यों मुझे नीट में सेलेक्ट होना है या कोई भी एग्ज़ाम देना है, क्यों मुझे उसमें सेलेक्ट होना है, अगर वो क्लियर है आपका जीवन में, तो कभी भी आप मोटिवेशन की ज़रूरत बाहर से नहीं पड़ेगी। आप खुद से मोटिवेटेड रहोगे। और फिर नीट के जो बाद जो एमबीबीएस लाइफ है ना, वो काफ़ी चिल है। फर्स्ट 6 महीने में ना, मैंने लगता है कोई पढ़ाई नहीं करी है जब मैं एमबीबीएस कॉलेज में गया था तो। और खुद आपको वहाँ के लोग खुद भी बताएँगे जो पहले से सेलेक्ट हो चुके हैं, कितना शुरू में पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाते हो। और बहुत अच्छी बात ये है कि आप डाइसेक्शन करते हो। मुझे सबसे फ़ेवरेट मेरा फर्स्ट ईयर में डाइसेक्शन था। मैंने खूब डाइसेक्शन किया और डाइसेक्शन में हम रियल ऑर्गन्स देखते हैं, कैसे बॉडी में अलाइन्ड होते हैं वो। आप खुद अपनी बॉडी को, डेड बॉडी को कट करके देखते हो कि क्या-क्या ऑर्गन्स हैं, किस तरीके से हम उसको डायरेक्टली अपने आँखों से देख के पढ़ सकते हैं। वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। और भी उन पढ़ाई के अलावा भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इतनी करोगे आप, जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। आप लोग सोचते हो कि नीट में सिर्फ पढ़ाई-पढ़ाई है, लेकिन एमबीबीएस में सिर्फ पढ़ाई-पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई है, इट इज़ अ रीज़न कि हाँ, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन उसके साथ आप बहुत सारी चीज़ें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हो, जो आपको एक अच्छा इंसान और आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करने में भी आपको मदद करती है। और ये इस बात सच है, बहुत लोग बोलते हैं कि एमबीबीएस के बाद लाइफ सेट है। ऐसा तो नहीं है कि ठीक है, एमबीबीएस कर ली तो सब कुछ मिल गया, उसके बाद भी वहाँ जाके मेहनत करनी है। बट हाँ, आप एक अलग स्टूडेंट बन जाते हो आप, क्योंकि 100% में से 2% लोगों का सिलेक्शन होता है। आप 98% लोगों से अलग हो, और वो 2% आपको अलग बनाता है, आप अलग दिखोगे समाज में। तो उसके लिए मेहनत करो, और इतनी मेहनत करो कि लोग आपको देख के इंस्पायर हो सकें, कभी हार ना मानें और लगे रहें अपने लक्ष्य को पाने के लिए। और आप भी इस मेहनत करके नीट में जाओ, नीट का एग्ज़ाम दो, एमबीबीएस में सेलेक्ट हो और अपनी ड्रीम एमबीबीएस लाइफ जी सको। ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक यू।